हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो एनसीएफ 2005। जी हाँ, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के बारे में आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो 5 पोर्शन आपके होते हैं सीटेट की परीक्षा के। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हिंदी, ईवीएस, मैथ, लैंग्वेज 2। तो ये पांचों पोर्शन में इससे दो दो सवाल सब समय रहते हैं। टोटल अगर देखा जाए तो 10 से 12 सवाल एनसीएफ से सीटेट में पूछे जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इस चैप्टर को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें, देखें, चीज़ों को समझें। जो आपके स्क्रीन पे पॉइंट दिख रहे हैं, ये बहुत ही मेन पॉइंट है एनसीएफ के, जो लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसको अगर आप अच्छे ढंग से देख लिए तो हमें नहीं लगता है कि इससे बाहर कुछ आपको सीटेट की परीक्षा में पूछेगा, या फिर पूछे तो आप नहीं सॉल्व कर पाए। ऐसा नहीं हो सकता है। इससे बाहर एनसीएफ से कुछ नहीं आता। इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आज जो हम आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही, जो कहते हैं ना, उम्देदार मटेरियल है। देखिए, एनसीएफ 2005 जो है, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, यह कहाँ से प्रेरित होकर किया गया? ये है क्या? ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये क्या है? तो यह एक दस्तावेज है जिसको प्रोफेसर यशपाल की कमेटी द्वारा बनाया गया। जी हाँ, प्रोफेसर यशपाल जो थे, उन्हीं के द्वारा एनसीएफ 2005 लाया गया। अब बात करेंगे कि यह है क्या, इसमें क्या क्या चर्चाएं की गई है। तो देखिए, यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों की चर्चा की गई है कि बालक को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाए। जी हाँ, जैसा कि सभी जानते हैं, बालक जो होता है, छोटा बालक, कोरा दिमाग, कोरा कागज़ होता है और उसमें ज्ञान भरना होता है। एक शिक्षक होने के नाते, तो एक शिक्षक के तौर पे आपका क्या कर्तव्य बनता है, क्योंकि एक बार में सभी चीज़ों को बालक समझ नहीं पाता। तो वैसी स्थिति में उसके स्टेजेस को, उसके उम्र को ध्यान में रखते हुए क्या पढ़ाने की आवश्यकता है, कैसे पढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे उसका स्थायी ज्ञान का विकास हो सके। इन्हीं सब चीज़ों को एनसीएफ 2005 में लाया गया है और चर्चा किया गया है, और इसको पूरी तरह से प्रभावी ढंग से लागू भी किया गया है पाठ्यक्रम में। तो एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति कहाँ से हुई? रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता और संस्कृति नामक निबंध, जो कि एक नाटक लिखे थे, वो लेख लिखे थे, वहीं से यह उत्पत्ति हुई। और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया सभ्यता और संस्कृति, यह ध्यान दीजिएगा, ये सब सवाल आते हैं। एनसीएफ की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो सभ्यता और संस्कृति नामक निबंध से, जो कि लिखे कौन थे, उसके लेखक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, सॉरी। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित हो। जी हाँ, जैसा कि आप पहले भी लाइन में आप देख सकते हैं कि बालक को क्या पढ़ाया जाए और किस प्रकार से पढ़ाया जाए। तो इससे सीधे तौर पे यही जाहिर होता है कि जो पाठ्य पुस्तक हो वो पाठ्य केंद्रित ना हो, वो किसके केंद्र में रहे? बालक के इर्द गिर्द। वो इसलिए कि बालक को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, बालक को चीज़ों को समझाने के लिए वास्तविक जीवन से जोड़ के बताना है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, क्योंकि जिस दिन इस पे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन लाइव स्ट्रीम चालू। एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में की गई है। जी हाँ,
ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की किस सूची में, तो 8वीं सूची में दी गई भाषाओं में भी किया गया है। अन्य भाषाओं में एनसीएफ भारत के जितने भी भाषा हैं जो जिनको मान्यता प्राप्त है उन सभी भाषाओं में इसकी मान्यता दी गई है। एनसीएफ 2005 को विभिन्न प्रकार के शिक्षाविद, मनोवैज्ञानिक, विषय विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किया गया। जी हाँ, एक कमेटी थी प्रोफेसर यशपाल की, उसमें बहुत बड़े बड़े विद्वान भी थे, शिक्षाविद थे, मनोवैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक थे, विषय विशेषज्ञ थे, सभी के द्वारा मिलकर इसको तैयार किया गया। तो देखिए, अब आते हैं, बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत। कौन कौन से सिद्धांत इसको दिए गए हैं, इस सब्जेक्ट पे बात करेंगे। ज्ञान को स्कूल के ज्ञान के बाहरी जीवन से जोड़ना। देखिए, बच्चा का जो ज्ञान है, स्कूल का जो ज्ञान है, उसको इस ढंग से बताया जाए, वास्तविक और बाहरी जीवन से जोड़ के बताया जाए, ताकि चीज़ों को अच्छी तरीके से वह पढ़ सके, समझ सके और उसमें अस्थायी ज्ञान का विकास हो सके। पढ़ाई को रटने की प्रणाली से अलग किया गया। जी हाँ, एनसीएफ 2005 कहता है कि रटंत विद्या घटंत बुद्धि, रट्टा मार विद्या बंद करने का दलील देता है एनसीएफ 2005। रटने से ज्ञान जो है, ज्ञान का विकास जो है, बालक के मानसिक रूप से जो अस्थायी ज्ञान होता है उसमें यह नहीं रह पाता। एनसीएफ का मानना है कि रटने वाला जो पढ़ाई है वह अस्थायी ज्ञान का भंडार नहीं है। पाठ्यचर्या पुस्तक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित हो। जो पढ़ाई है, पाठ्यचर्या है, पाठ्यक्रम है, ये सारी चीज़ें क्या है, पाठ पुस्तक केंद्रित ना हो, जब हो तो बाल केंद्रित हो इस चीज़ को। क्योंकि बालक क्या पढ़ना चाहता है उसके हिसाब से पढ़ाइएगा तो उसका ज्ञान का विकास होगा, अस्थायी ज्ञान का विकास होगा। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। जी हाँ, जो भी गतिविधि आप कर रहे हैं, जैसे किसी चीज़ को आप मान लेते हैं कि जैसे आप जानते हैं कि क्या कहते हैं, भ्रमण विधि, पर्यटन विधि जिस प्रकार से है, अगर मान लीजिए आप किसी पेड़ के बारे में बच्चे को बताते हैं तो उस पेड़ के बारे में अवलोकन कराएं। वास्तविक जीवन से कहने का मतलब यही हुआ, बाहरी जीवन, वास्तविक जीवन जो है, अगर किसी पौधे के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, बालक को बता रहे हैं, तो उस पौधे का अवलोकन कराएं ताकि जो है वो चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ पाए और उसके वास्तविक जीवन से जोड़ने का मतलब भी यही होता है। एनसीएफ यही चीज़ कहता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखिए, एनसीएफ का सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी को तैयार किया जाए। जी हाँ, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है, यही होता है कि जिस विद्यार्थी को, जिस अभ्यर्थी को तैयार किया जाए वो राष्ट्र हित में, समाज हित में उसका ज्ञान जो है बढ़ सके और आगे चल के देश का, परिवार का, वातावरण का नाम रोशन करे। जी हाँ, एनसीएफ 2005 की प्रमुख सुझाव और विशेषताएं, जो कमेटी थी उसने कुछ सुझाव भी दिया है जिसका कुछ खासियत भी है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ से भी सवाल आते हैं। विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाना चाहिए। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षक जो है एनसीएफ के अनुसार शिक्षक को सुविधादाता के रूप में माना गया है। तो बात करते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों का अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप किसी नदी के बारे में पढ़ा रहे हैं तो यह जरूरी है कि नदी का अवलोकन कराए। नदी के बारे में पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब नदी का ज्ञात तो है, लेकिन उसकी विशेषताएं क्या क्या है, वो क्या क्या चीज़ों में काम आती है, पानी की आवश्यकता क्या है, उसके बारे में उसको पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है। इसलिए वहाँ पे अवलोकन कराने के बाद आप पूरी घटनाक्रम पर चर्चा कर सकते हैं, जो कि बालक नहीं जानता, अज्ञात है, सिर्फ नदी जानता है, उसे नदी का ज्ञान है, नदी का ज्ञात है,
और नदी के बारे में उसकी पूरी जानकारी अवलोकन के माध्यम से आप बता सकते हैं। तो जो चीज़ें जो अज्ञात है, बालक कुछ भी नहीं जानता, तो उस चीज़ पर ज़रूरी है कि ज़्यादा फोकस किया जाए। ज्ञात वाली चीज़ों को आगे अज्ञात की कहानियों के साथ बता के बालक में ज्ञान का विकास कर सकते हैं। चलिए, जैसे मान के चलें कि 1 है, बालक 1 जानता है, 2 जानता है, 3 जानता है, लेकिन 1 और 1 को जोड़ देंगे, ये बालक को नहीं पता है। तो क्या हुआ, ये यहाँ 2 आएगा तो ये हो गया ज्ञात और ये हो गया अज्ञात। यही चीज़ करने को कह रहा है एनसीएफ। और किसी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। जी हाँ, कोई अगर ऐसी अफवाह वाली चीज़ें होती है उसे अफवाह माना जाए, बल्कि ज्ञान न माना जाए। विशाल पाठ्यक्रम या बड़ी बड़ी पुस्तकें असफलता का प्रतीक है। जी हाँ, आप जानते हैं शिक्षा बिना बोझ के एक नारा भी है इस पर। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा शेड्यूल हो, बहुत बड़ा सिलेबस हो, इतनी बड़ी बड़ी इतनी मोटी मोटी पुस्तक हो। ये ज़रूरी नहीं कि वो ज्ञान का भंडार उत्पन्न करती है, बल्कि वो असफलता का प्रतीक है, वही असफलता का कारण है, क्योंकि बालक उतनी मोटी मोटी पुस्तकों को देख के डर जाएगा। मूल्य के उपदेश के द्वारा नहीं, बल्कि उसी प्रकार का वातावरण बनाकर स्थापित किया जाए। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बालक को आप तभी उसके ज्ञान का विकास कर सकते हैं जब आप उसकी चीज़ों को वास्तविक जीवन के साथ जोड़ के बताएं, वातावरण से जोड़ के बताएं, तो उसमें ज्ञान का विकास कर सकते हैं। बच्चों को स्कूल में तनाव मुक्त वातावरण दिया जाए। जी हाँ, सही बात है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए जहाँ पे बच्चा अपने आप को तनाव में ग्रसित समझे। तनाव मुक्त वातावरण मिलने से बालक का क्या होगा कि जो मानसिक विकास है वो तेज़ी से होगा। सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावक को भी जोड़ा जाए। जी हाँ, जैसे आप समझते हैं, अगर मूल्यांकन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पे अभ्यर्थी के बच्चों के, विद्यार्थियों के अभिभावक, गार्जियन जो भी है, उनको भी वहाँ पे जोड़ा जाए, ताकि चीज़ें जो है और स्पष्ट तरीके से सामने आए। पुनर्बलन का प्रयोग, जैसे सजा व पुरस्कार की भावना का सीमित प्रयोग करें। जी हाँ, देखिए, सजा देना एनसीएफ मना नहीं करता है, पुरस्कार देना मना नहीं करता है। सजा जो है निगेटिव चीज़ है, पुरस्कार पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन इतना भी नहीं कि बालक जो है अपने वास्तविक कार्य को भूलकर पुरस्कार की तरफ केंद्रित हो जाए। तो यह इसका जो प्रयोग है सीमित करना है, ज़्यादा भी नहीं करना है। वे पाठ्य पुस्तक ज़्यादा उपयोगी है जो अंतःक्रिया में मदद करते हैं, मौका देते हैं। जी हाँ, पाठ्य पुस्तक का काम यही होता है कि एक प्रकार से कहें तो अभ्यर्थी को, विद्यार्थी को बढ़ावा देने का काम होता है। तो उसके ज्ञान के विकास में वो मदद करे, वो मौका बनाए, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका, पुस्तक जो हो उपलब्ध कराए मौका। जैसे कहने का मतलब कि क है तो क से कितने शब्द हो सकते हैं, वो मौका प्रदान करे, अभ्यर्थी को सीखने का मौका प्रदान करे। इस तरीके की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है एनसीएफ। तो दोस्तों, यही है एनसीएफ के बहुत, जो लगता है आप लोग को कि बहुत बड़ी चीज़ है, वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हमें उम्मीद है कि जो चीज़ें आज आप लोग को हमने बताया है, इसको अगर आप नोट कर लेते हैं या फिर इस वीडियो को 1-2 बार देख लेते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और आपका 10 नंबर कहीं नहीं जाएगा। आज की तैयारी 10 नंबर के लिए कंफर्म। तो दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।